हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करेंगे हमारा एक न्यू एक्ट, द फैक्ट्री एक्ट 1948। इस एक्ट में मैं आपको करवाऊंगी पीवाईक्यू एनालिसिस और साथ साथ में आपको एक्ट करवाती हुई चली जाऊंगी। ट्राई करूंगी कि ये एक्ट आज ही पूरा हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्ट है। तो नॉट श्योर कि आज एक वीडियो में ये पूरा हो पाता है या नहीं। और आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं इसमें पीवाईक्यू एनालाइज करवा रही हूँ। मैंने पिछले कुछ लेक्चर भी अपलोड किए हैं जिसमें मैंने पीवाईक्यू एनालाइज करवाए हैं थ्रू बेयर एक्ट। ठीक है, और जो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हो। मैंने उसमें केस लॉ भी ऐड किए थे। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर होंगे, लेकिन आपको केस लॉ बहुत कम लेक्चर में मिलते हैं। और बेयर एक्ट से आजकल डायरेक्ट कोई पढ़ाता भी नहीं है। और क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो बेयर एक्ट से ही बनता है। अब जैसे ईपीएफओ एपीएफसी का एग्जाम आने वाला है, तो इसमें जो एनालाइज मैंने किया है, मैं आपको दिखाऊंगी कि बेयर एक्ट से कैसे इन्होंने क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेयर एक्ट से ही आते हैं। मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं, लेकिन लेबर लॉ में उन्हें बेयर एक्ट से प्रॉब्लम होता है थोड़ा, वो नहीं कर पाते। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको बेयर एक्ट बहुत इजी लैंग्वेज में करवाऊँ, बहुत अच्छे से करवाऊँ। ठीक है, इस एक्ट मैं हर एक्ट की हिस्ट्री करवाती हूँ। इस एक्ट की हिस्ट्री मैं नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि मैंने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, और इस एक्ट की हिस्ट्री बहुत लेंदी है, तो वो मैं नहीं करवा पाऊँगी। मैं डायरेक्ट बेयर एक्ट पे मूव ऑन करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस एक्ट में कितने चैप्टर हैं। तो टोटल इसमें 11 चैप्टर हैं। ठीक है, टोटल इसमें 11 चैप्टर हैं। और कितने सेक्शंस हैं, और सेक्शंस है इसमें 120। ठीक है, और इसमें कितने शेड्यूल्स आते हैं, इसमें शेड्यूल्स आते हैं आपके 3। ठीक है, और अब जैसे कि अभी हमारा बेयर एक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बना। हम आते हैं इस एक्ट के इंडेक्स पर। ठीक है, इंडेक्स में देखो आप, ये देखो इंडेक्स में लास्ट में ये मेंशन किया गया है शेड्यूल, द फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल। और एपीएफसी 2023 में ये क्वेश्चन आया है कि, ये आप क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड अंडर द थर्ड शेड्यूल ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। इसमें ये पूछ रहा है कि फैक्ट्री एक्ट के थर्ड शेड्यूल में इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है। लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड ऑक्यूपेशनल डिसीज, नोटिफाइएबल डिसीज, या इंडस्ट्री जो इन्वॉल्व है हजार्डेड प्रोसेस में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी मेरा बेयर एक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, सिर्फ उसके इंडेक्स से ही यहाँ से देखो आपका क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड के ट्रिक भी बता देती हूँ। तो आप ऐसे लिख सकते हो HCN। ठीक है, ये हो गई ट्रिक तीनों शेड्यूल की। फर्स्ट शेड्यूल में आ गया आपका हजार्डेड प्रोसेस, सेकंड में आ गया आपका केमिकल, और थर्ड में आ गया आपका नोटिफाइएबल डिसीज। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको पीवाई का एनालिसिस करवाऊंगी, और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगे। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया कि ये पेपर में आया हुआ है। अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आया है और क्या है ये एक्ट। चलो, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है ईओ एओ के एग्जाम में 2023 में, कि द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास इन 1881 डील प्राइमरी विद, कि मतलब 1881 का जो फैक्ट्री एक्ट था वो किससे डील करता था। तो ये डील करता था आपका चाइल्ड लेबर से। ठीक है, चाइल्ड लेबर से। तो अब इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एक्ट का। देखो, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, ये वाली जो डेट होती है ना, ये वाली डेट, ये हमारी होती है अनेक्टमेंट डेट। ठीक है, कि कब ये अनेक्ट हुआ। और फोर्स में और ये वाली जो डेट होती है ये होती है एनफोर्स, कब ये एनफोर्स हुआ। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे ऑब्जेक्टिव। देखो, आज हम बात करने वाले हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी कि इस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या था। देखो, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था ना, उसके बाद इंडिया में फैक्ट्रीज बढ़ गई थी, लेकिन उनमें काम करने वालों की जो वर्कर थे उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, गंदगी थी, डेंजरस मशीन थी, चाइल्ड लेबर था, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। तो इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने फैक्ट्री एक्ट 98 बनाया। ठीक है, तो इस एक्ट का मोटो था सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर ऑफ वर्कर। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये एक्ट क्या है, ये एक्ट सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है। ये आप नोट डाउन कर लेना, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है।
ठीक है, जो वर्कर को ह्यूमन डिग्निटी और सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इसमें क्या मेंशन है। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग लेबर इन फैक्ट्री, वेयर इज एक्सपेरिमेंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग लेबर इन फैक्ट्री। तो जो मैंने आपको बताया ये वही मेंशन किया गया है, और यही लाइन आपको फैक्ट्री एक्ट में दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किसका ऑब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन सारे यहीं से बनेंगे, ठीक है। इसमें इसका मतलब ये है कि देखो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका इंटरप्रिटेशन, ठीक है। चैप्टर 1 में देखते हैं सेक्शन 1 शोर टाइटल कमेंसमेंट और एक्सटेंड, ठीक है। ये एक्ट होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। एनफोर्स कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, ठीक है। पूरे भारत में ये लागू हुआ। एक्ट का नाम है फैक्ट्री एक्ट 90 एक्ट, और ये सेक्शन हमें बताता है कि किस लॉ की बात हम कर रहे हैं, वो भारत के हर स्टेट में एप्लीकेबल है और किस डेट से स्टार्ट हुआ। सिंपल मीनिंग इसका यही है। अब इसमें देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मैं पीवाईक्यू भी करवा रही हूँ और एनालिसिस भी करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इंटरप्रिटेशन में आती है हमारी डेफिनेशन। सेक्शन 2A में क्या है? एडल्ट कौन होता है? एडल्ट जिसने 18 साल कंप्लीट कर लिया, मतलब जिसने 18 साल कंप्लीट कर लिया वो हो गया आपका एडल्ट। और एडोलसेंट क्या होता है? एडोलसेंट एक पर्सन होता है, ठीक है, जो 15 से ज्यादा का है और 18 से कम का है, ठीक है। ये हो गया आपका एडोलसेंट। अब देखो, एडोलसेंट से रिलेटेड यही क्वेश्चन पीवाईक्यू में 2 बार आया हुआ है, रिपीटेड, और ये डायरेक्ट वही लाइन कॉपी पेस्ट की गई है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये यूपीएससी एएलसी 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अंडर द फैक्ट्री एक्ट ए पर्सन इज एन एडोलसेंट। एडोलसेंट क्या? ये देखो आप, ये वही लाइन कॉपी पेस्ट इन्होंने कर दी गई है। तो इसका आंसर होगा बी, 15 ईयर बट नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर। और सेम यही क्वेश्चन एक दूसरे एग्जाम में भी आया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है यही क्वेश्चन, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट करके। ये देखो 2020 में ही आया है पीवाईक्यू में, एडोलसेंट, और सेम वही लाइन कॉपी पेस्ट की गई है, ठीक है। ये देखो, हु हैज कंप्लीटेड 15 ईयर लेस देन 18 ईयर। तो देखो क्वेश्चंस तो बेयर एक्ट से ही बनते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एडल्ट आपको समझ में आ गया। एडल्ट क्या होता है? एडल्ट कौन होता है? जिसने 18 साल, एडल्ट होता है जिसने 18 साल कंप्लीट कर लिए, ठीक है। एडोलसेंट कौन होता है? जो 15 से ज्यादा का है लेकिन 18 से कम का है, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारी चाइल्ड की डेफिनेशन। चाइल्ड में क्या आता है? चाइल्ड में कंप्लीटेड हिज 15 ईयर ऑफ एज। चाइल्ड में जिसकी एज, हु हैज नॉट कंप्लीटेड, जिसकी एज 15 साल से कम है, वो आएगा चाइल्ड में, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? चलो अब आगे देखते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। अब देखते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है। Competent person in relation to any provision of this act mean a person or institution recognized by such as the chief inspector, purpose or carrying out test, examination, inspection required to be done in a factory under the provision, ठीक है। इसमें कॉम्पिटेंट पर्सन सिंपल लाइन में बताती हूँ कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है। ये देखो, ये सेक्शन 2CA में आता है कॉम्पिटेंट पर्सन। सबसे पहले तो आपको सेक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। जब भी कोई इंस्पेक्शन, टेस्टिंग या एग्जामिनेशन फैक्ट्री में करना होता है, जैसे मान लो बॉयलर चेक करना है, लिफ्टिंग मशीन का टेस्ट करना है, प्रेशर प्लांट चेक करना है, एग्जामिन करना है, तो ये काम हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जिसके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों हो, तो वही कहलाता है कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि एक ऐसा क्वालिफाइड पर्सन होता है जिसे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री स्पेशली रिकॉग्नाइज करता है। ये एक्सपर्ट फैक्ट्री के डेंजरस या टेक्निकल इक्विपमेंट, प्रेशर प्लांट, लिफ्टिंग टेकल, होइस्ट, कैन, बॉयलर को चेक करता है। इसका काम ये होता है कि एंश्योर करे कि इक्विपमेंट सेफ है और कोई एक्सीडेंट रिस्क तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको इसमें कॉम्पिटेंट पर्सन में क्या क्या याद होने चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन को चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव करता है रिटर्न ऑथराइजेशन में। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है या इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है ये भी आप देख लो। अभी मैं आपको बहुत डीपली करवा रही हूँ ये एक्ट, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, ठीक है।
और ये मैंने आपको बताया था ना कि इंस्टीट्यूशन में भी हो सकता है और इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये देखो, अब ये वाला पॉइंट क्या कहता है, मोर देन वन पर्सन और इंस्टीट्यूशन कैन बी रिकॉग्नाइज एज कॉम्पिटेंट पर्सन इन रिलेशन टू ए फैक्ट्री। ये कह रहा है कि एक फैक्ट्री के लिए एक से ज्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आपके फैक्ट्री के टाइप ऑफ वर्क पर, फैक्ट्री के साइज पर, या उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये देख लो, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कॉम्पिटेंट पर्सन का ही। सपोज एक केमिकल फैक्ट्री में प्रेशर वेसल इंस्टॉल है, ठीक है, उसका टेस्ट हर साल करना होता है, उसके लिए मैंडेटरी। अब ये कोई नॉर्मल सुपरवाइजर तो करेगा नहीं, उसके लिए जो पर्सन अपॉइंट होगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाएगा। और कौन अपॉइंट करेगा, चीफ इंस्पेक्टर करेगा, रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, ऑफिशियली किसके थ्रू रिकॉग्नाइज होता है, ये चीफ इंस्पेक्टर। देखो मैं आपको ये बहुत अच्छे से करवा रही हूँ, तो मुझे भी आपसे रिस्पांस चाहिए। इस लेक्चर को जितना हो सके उतने से ज़्यादा शेयर करना। कोशिश करूंगी आज ही पूरा हो जाए ये लेक्चर। अगर आज पूरा नहीं होता तो मैं आगे भी इसका पार्ट लेके आऊंगी। ठीक है, और अब देखो चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 2 CB हजार्डेड प्रोसेस। ठीक है, अब हजार्डेड प्रोसेस क्या होता है, ये डेफिनेशन मैंने हाईलाइट कर दी है, आप पढ़ लेना बेरक में से। मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। हजार्डेड प्रोसेस कैसे आया था, चलो ये मैं बताती हूँ। ये हजार्डेड प्रोसेस है ना, ये टर्म पहली बार 1987 के अमेंडमेंट के बाद आई थी। ठीक है, 1987 के अमेंडमेंट में आई थी ये। तो ये क्यों आई थी, ये इसलिए आई थी क्योंकि 1984 में एक क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, BGT भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें एक केमिकल फैक्ट्री से पॉइजनस गैस लीक हुई थी और हजारों लोग मर गए थे। उस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने एक्ट में नए सेफ्टी प्रोविजन ऐड किए थे ताकि फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट ना हो। उनमें से एक इंपॉर्टेंट टर्म है हजार्डेड प्रोसेस। ठीक है, हजार्डेड प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, एनी प्रोसेस और एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन विच इन्वॉल्व इन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है केमिकल और एनी अदर सब्सटेंस। और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है, ये किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में देखो इसके एग्जांपल बताती हूँ हजार्डेड प्रोसेस के। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, यहाँ पर क्लोरीन, अमोनिया और एसिड ये सब वगैरह के काम होते हैं। या फिर आपके पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो गई। ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। पेस्टिसाइड प्रोडक्शन हो गया, पेंट हो गया, डाई हो गया, और मतलब ठीक है, तो वो एक हजार्डेड प्रोसेस वाला काम है। मतलब कि वर्कर और पब्लिक को सीरियस इंजरियस हजार्ड प्रोसेस से प्रोटेक्ट करना था और फैक्ट्री के मैनेजमेंट को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना था। ये इसका इस डेफिनेशन का पर्पस था। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हजार्डेड प्रोसेस क्या है। देखो हजार्डेड प्रोसेस के सेक्शन कहाँ से कहाँ तक आते हैं, इसके सेक्शन आप आगे भी पढ़ोगे। इसके सेक्शन होते हैं 41A to 41H। ठीक है, 41H से ये हजार्डेड प्रोसेस के सेक्शन आते हैं, और ये होता है चैप्टर 4A में ये ऐड किया गया था, जो मैंने अभी आपको बताया चैप्टर 4A। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। और मुझे नहीं लगता कि इतना डीपली किसी ने समझाया होगा हजार्डेड प्रोसेस भी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम। डे, डे का मीनिंग क्या है, पीरियड ऑफ 24 आवर बिगिनिंग एट मिडनाइट। बहुत सिंपल है, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आधी रात से स्टार्ट होता है 24 आवर में। ठीक है, अब देखते हैं अब वीक कब से स्टार्ट होता है। वीक हमारा होता है मिडनाइट और सैटरडे नाइट से। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्राइम मूवर। प्राइम मूवर का मीनिंग क्या होता है, एनी इंजन, मोटर और अप्लायंसेस विच जनरेट और अदरवाइज प्रोवाइड पावर। ठीक है, कोई प्राइम मूवर का मतलब होता है कोई इंजन, मोटर जो कि पावर प्रोवाइड कर रही है। अब ये ट्रांसमिशन मशीनरी का भी एक में आया हुआ था, वो क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं, नहीं तो मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर देती। ट्रांसमिशन मशीनरी क्या होता है, मीन्स एनी स्टाफ, व्हील, ड्रम, पुली, सिस्टम ऑफ पुली, कपलिंग, क्लच, ड्राइविंग बेल्ट और अदर एप्लीकेशन डिवाइस विद द मोशन, जो कि चल रहे हैं और मोशन में है। ए प्राइम मूवर इज ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड बाय एनी मशीनरी और अप्लायंसेस, जो मशीन के थ्रू चलते हैं। ठीक है, वो कहलाता है आपका ट्रांसमिशन मशीनरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, कोई भी प्रोसेस जिसमें गुड्स को बनाया जाता है, ठीक है, बदला जाता है, रिपेयर किया जाता है, क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है, पैक किया जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग होता है।
पावर यूज हो या ना हो, दोनों केस में ये डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब ये देखो, ये सारे एग्जांपल आप पढ़ लेना, मैंने आपको समझा दिए हैं। पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्म, कंपोजिंग टायर फॉर प्रिंटिंग प्रेस, लेटर, लिथोग्राफी, फोटोग्राफ और अदर सिमिलर वर्क। अब पेपर में क्या होता है, यही वो सब क्लोज में से ये जैसे डेफिनेशन उठा के दे दी और आपसे पूछ लेगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, तो इसलिए ध्यान से पूछना। अब देखो ये वाला देखो, प्रिवर्जिंग, प्रिजर्विंग और स्टोरिंग यानी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है, ये ध्यान रखना। चलो अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, वर्कर। वर्कर का मीनिंग क्या है? वर्कर का मीनिंग है एक ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉय किया जाता है डायरेक्टली और एजेंसी के थ्रू, इंक्लूडिंग ए कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, विद और विदाउट नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मतलब प्रिंसिपल की नॉलेज और में है या नहीं है, और कोई पर्सन रिक्रूट किया जा रहा है रेम्यूनरेशन के लिए या फिर नहीं, या फिर उसको नहीं देना उसके लिए किया जा रहा है। ठीक है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या रिलेटेड वर्क करता है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू क्यों ना हो, वो वर्कर कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है फैक्ट्री। फैक्ट्री का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, चलो फैक्ट्री का मीनिंग देखते हैं। अब ये देखो, ये फैक्ट्री का मीनिंग है। अब यही क्वेश्चन सेम कॉपी पेस्ट करके, ये देखो यही क्वेश्चन सेम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये सेम वही लाइंस हैं, मैं आपको भी जूम करके दिखाऊंगी। देखो, फैक्ट्री कोई भी ऐसी जगह जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलती है। ठीक है, 10 और मोर वर्कर, जहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, एनी प्रीसीडिंग ऑफ 12 मंथ, 12 महीने में किसी भी एक दिन में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। ठीक है, और वहां पर पावर यूज होती है। अगर पावर यूज हो रही है, ठीक है, पावर यूज हो रही है, 10 लोग हैं, पावर यूज हो रही है, तो फैक्ट्री कहलाएगी। और 20 है, पावर यूज हो रही है, पावर यूज नहीं हो रही, सॉरी, विदाउट एट द पावर, यहाँ पे विद द एड ऑफ पावर। 10 में है कि पावर यूज हो रही है, और 20 में पावर यूज नहीं हो रही, विदाउट पावर। ठीक है, तो और अगर यही अगर आपको देखा जाए जो न्यू कोड आए, तो अगर उसमें कहा गया है जैसे फैक्ट्री में 10 और 20 है, तो वहां पे डबल कर दिया है 20 और 40। ठीक है, मतलब वहां पे 20 तो है विद पावर और 40 है विदाउट पावर, जो हमारे न्यू कोड आए ये इसमें है, और ये फैक्ट्री एक्ट में। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन लेकिन एक चीज, लेकिन माइंस हो गया, देखो जैसे, लेकिन जैसे देखो इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, माइंस, माइंस हो गया है ना, आपका माइंस हो गया, रेलवे शेड हो गया, आर्म फोर्स हो गया, रेलवे शेड हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया और ईटिंग प्लेस हो गया, वो फैक्टर में इंक्लूड नहीं होता। अब हम आगे देखते हैं, सेम यही क्वेश्चन, ये देख लो, सेम यही डिट्टो यही क्वेश्चन बेयर एक्ट की लाइन बाय लाइन कॉपी पेस्ट किया गया। ये देखो प्रोसीडिंग, ये देखो, और फैक्ट्री एक्ट की डेफिनेशन बताओ क्या है, और ये ऑप्शन दे दिए। ये क्वेश्चन आया आपका यूपीएससी एएलसी 2003 में, तो इसका आंसर, ठीक है, आप बता सकते हो क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको इजी करके लैंग्वेज में ये समझा दिया है। आई होप आपको पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ बेयर एक्ट पढ़ना अच्छा लग रहा होगा, बोरिंग नहीं लग रहा होगा और टफ भी नहीं लग रहा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो नीचे अच्छा सा कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करना प्लीज़, क्योंकि एक लेक्चर बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं, और जब आप लोग शेयर नहीं करते हो ना, तो फिर मन नहीं करता कि बनाओ। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो यूट्यूब भी मेरी वीडियो रिकमेंड नहीं करेगा, तो आपको भी मेरे वीडियोस नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, ऑक्यूपायर, सेक्शन 2 एंड ऑक्यूपायर। ठीक है, ऑक्यूपायर, occupier of a factory mean the person who has ultimate control over the affair of the factory। ठीक है, अब देखो ऑक्यूपायर कौन होता है। ऑक्यूपायर, चलो अब मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये मैं आपको समझाती हूँ। फैक्ट्री के ऑपरेशन का मेन कंट्रोल किसके पास है, कौन जिम्मेदार है वर्कर की सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर के लिए, ये सब एक्ट में ऑक्यूपायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है, और यही पर्सन ऑक्यूपायर कहलाता है। मतलब फैक्ट्री का मेन इंचार्ज कौन है, जिसके पास फाइनल डिसीजन है कि वो मेकिंग पावर हो फाइनल डिसीजन की, वही ऑक्यूपायर होता है। फैक्ट्री में कुछ भी हो, एक्सीडेंट हो, वायलेशन हो, सेफ्टी इश्यू हो, उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, वो होती है ऑक्यूपायर के ऊपर। अब ये देखते हैं कि कौन कौन ऑक्यूपायर होता है। अगर देखो इंडिविजुअल फर्म है, ठीक है, इंडिविजुअल फर्म है, ठीक है, तो वहाँ का ओनर या कोई इंडिविजुअल पार्टनर ऑक्यूपायर होगा। ठीक है, कंपनी है तो वहां का कोई डायरेक्टर होगा ऑक्यूपायर। कोई फैक्ट्री है जो रन हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और एनी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो जो अपॉइंट करती है वो पर्सन होगा। ठीक है, जो अपॉइंट करती है। ठीक है, अब ये देखते हैं हम आगे ये क्या कह रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया है कि ऑक्यूपायर कौन होता है। अब इसका एक केस लो भी था, चलो मैं बता देती हूँ।
केस लोग का नाम था, बता देती हूँ, जेके इंडस्ट्री वर्सेस चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, यहाँ पूरा नहीं आ रहा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री ये केस लो था। इस केस में कंपनी ने कहा था कि ऑक्यूपायर का मतलब ये नहीं, ऑक्यूपायर का मीनिंग होता है एनी वन ऑफ द डायरेक्टर नॉट ए मैनेजर, ठीक है। यानी कि कंपनी का कोई एम्प्लॉय या मैनेजर ऑक्यूपायर नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास होता है, डायरेक्टर के पास होता है। ये इसका केस लो था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। सेक्शन 3 हम देखेंगे। सेक्शन 3 रेफरेंस टू टाइम ऑफ ए डे। ये एक छोटा सा सेक्शन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। इसमें ये कहता है कि एक्ट में जब भी कभी टाइम लिखा हो तो वो कैसे फॉलो होगा, वो फॉलो होगा आईएसटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है, वो क्या बनाती है, स्पेसिफाई कर देती है एरिया और डिफाइन कर देती है लोकल मीन टाइम, ठीक है। और बस यही है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 4। Section number 4, power to declare different department to be separate factory or two or more factory to be a single factory, ठीक है। अब ये देखो, अब सेक्शन 4 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो चाहे तो एक बड़ी फैक्ट्री को अलग अलग डिपार्टमेंट के को सेपरेट फैक्ट्री डिक्लेयर कर सकती है। देखो मतलब जैसे ले लो कि एक आदमी है, उसकी एक फैक्ट्री है, लेकिन उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं बहुत बड़े बड़े, तो या 2-3 फैक्ट्री को सिंगल फैक्ट्री माना जा सकता है अगर ऑक्यूपायर सेम हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जिनके मल्टीपल यूनिट होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनमें ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। तो ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। देखो यही लिखा हुआ है इसमें, और कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है, कि यही लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेशन मेड द बिहाफ ऑक्यूपायर डायरेक्ट, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट, और जो उसकी डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट या ब्रांच है, तो उनको ट्रीट कर सकती है एक फैक्ट्री, ठीक है, प्रोवाइडेड डेट। और इसमें हाँ एक चीज और होती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट उसको ऑक्यूपायर को मौका देती है कि वो अपनी बात रख सके। अगर ऑक्यूपायर कह रहा है कि मैं एक फैक्ट्री नहीं मानूंगा, तो वो उसको भी मौका देती है कि वो अपनी बात इसमें रख सके, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5, पावर टू एग्जाम ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी, ठीक है। अब ये देखो, इसमें ये क्या होता है कि अगर पब्लिक इमरजेंसी है, ठीक है, पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पर स्टेट गवर्नमेंट कोई फैक्ट्री या फैक्ट्री के ग्रुप को कुछ प्रोविजन से टेम्परेरी एग्जाम्प्ट कर सकती है, जैसे सेक्शन नंबर एक्सेप्ट सेक्शन 67, ठीक है। अब ये मैं आपको समझाती हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट किसी भी फैक्ट्री को या फैक्ट्री के ग्रुप को कुछ प्रोविजन से एग्जाम्प्ट कर सकती है, लेकिन कौन से सेक्शन एग्जाम्प्ट नहीं होंगे, वो कौन से सेक्शन एग्जाम्प्ट होंगे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कौन से सेक्शन एग्जाम्प्ट होंगे, सेक्शन 67। सेक्शन 67 में क्या आता है, सेक्शन 67 में आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी है तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में नोटिस दे सकती है और कुछ सेक्शन को एग्जाम्प्ट कर सकती है, लेकिन एक्सेप्ट सेक्शन 67, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पब्लिक इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे वॉर हो गया, एक्सटेंशनल एग्रेशन हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन एग्जाम्पशन मैक्सिमम कितने मंथ की जा सकती है, 3 मंथ एट ए टाइम, 3 महीने में एक बार, ठीक है, एक बार में, ठीक है, 3 मंथ एट ए टाइम। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 6, अप्रूवल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। अब सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 कहता है, 6 कहता है कि फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको अप्रूवल और लाइसेंस लेना जरूरी है, ठीक है। तो वो कौन देता है, वो आपको स्टेट गवर्नमेंट के से लेना पड़ता है। अब ये देखो, ठीक है, प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट से और चीफ इंस्पेक्टर से, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, देखो अगर फैक्ट्री का साइट प्लान और लेआउट है तो चीफ इंस्पेक्टर स्टेट गवर्नमेंट को भेजना होगा, ठीक है, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ। और फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन या एक्सटेंशन के लिए परमिशन चाहिए तो वो मैंडेटरी होती है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी फैक्ट्री ऑपरेट नहीं कर सकते। और देखो अब एक चीज देखो, अगर 3 महीने तक 3 मंथ तक अथॉरिटी रिप्लाई नहीं करती तो ये समझा जाएगा कि आपको परमिशन ग्रांटेड हो गई, परमिशन आपकी ग्रांटेड हो चुकी है, ठीक है। और अगर रिफ्यूजल कर दिया है
तो आप अपील कर सकते हो स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने ये आपको समझा दिया है। ठीक है, कि अगर आपने भेजा है ना कि अप्रूवल चाहिए हमें स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर के पास पोस्ट से, और 3 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वो ग्रांटेड माना जाएगा। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर आपको परमिशन को रिफ्यूज कर देते हैं साइट कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन की, तो आप अपील कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। सेक्शन 7, नोटिस बाय ऑक्यूपायर। अब देखो, फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले ऑक्यूपायर को एक रिटर्न नोटिस देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? चीफ इंस्पेक्टर को। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर को एक रिटर्न नोटिस देना पड़ता है। कितने दिन पहले? एटलीस्ट 15 दिन पहले। ठीक है, एटलीस्ट 15 दिन पहले। और उसमें क्या क्या होता है? नाम होता है, फैक्ट्री का सिचुएशन होती है कि कहाँ पर सिचुएटेड है, एड्रेस होता है। ठीक है, कैसी फैक्ट्री की सिचुएशन होगी, और बिल्डिंग का एड्रेस वगैरह होगा, और एड्रेस होगा कि कहाँ पे कम्युनिकेशन किया जाएगा फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, और ठीक है, और ये सब इंस्टॉल्ड हॉर्स पावर की कैपेसिटी कितनी है, मतलब वहाँ पे जो मशीन्स की कैपेसिटी है वो कितनी होगी। देखो, अगर नई फैक्ट्री खुल रही है तो उसका ऑक्यूपायर चीफ इंस्पेक्टर को 15 दिन पहले ये सारी डिटेल भेजेगा। यही मेरा आपको पॉइंट है। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर कोई न्यू मैनेजर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, जैसे कोई न्यू मैनेजर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो ऑक्यूपायर इंस्पेक्टर को नोटिस भेजेगा कितने दिन पहले? विद इन 7 डेज में। ठीक है, जैसे आज कोई मैनेजर रख लिया तो विद इन 7 डेज में वो ऑक्यूपायर को नोटिस भेजेगा कि मैंने मैनेजर अपॉइंट कर लिया, और मैनेजर की सारी डिटेल होंगी। ठीक है, ठीक है, और अब देखते हैं चैप्टर 2, द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन सेम यही बना हुआ है, ये मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, यही कॉपी पेस्ट उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये किस एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आया है आपका यूपीएससी एएलएस 2003 में। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जर्नल ड्यूटीज क्या हैं ऑक्यूपायर की, और वही लाइन कॉपी पेस्ट की गई है। अब मैं आपको ये सेक्शन समझा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो, क्वेश्चन कहीं से नहीं आते, किसी बुक से नहीं आते, कहीं से नहीं आते। क्वेश्चन आते हैं सिर्फ बेयरक से। बेयरक पढ़ने की आदत डालो, मैं भी आपको बेयरक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और यूट्यूब पे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बेयरक से पढ़ाते हैं, पीपीटी से पढ़ा देंगे या थोड़ा बहुत आपको बता के चले जाएंगे, लेकिन उनके व्यूज इतने होते हैं हद से ज़्यादा, और यहाँ मैं एफर्ट कर रही हूँ, यहाँ पर व्यूज ही नहीं आते। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आपको लेक्चर आगे कैसे फॉरवर्ड करना है, कैसे शेयर करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये लेक्चर मैं अभी आपको करवा ही रही हूँ। ठीक है, ट्राई करते हैं कि पूरा हो जाए। अगर पूरा नहीं होता तो मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगी, अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलता है तो। ठीक है, सेक्शन 7, जनरल ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर की जनरल ड्यूटी क्या होती है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। देखो, जनरल ड्यूटी होती है कि ऑक्यूपायर क्या देखता है? मैटर देखता है, हेल्थ के मैटर देखता है, सेफ्टी देखता है, वेलफेयर देखता है, जब वो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एवरी ऑक्यूपायर शैल इंश्योर रीजनेबली हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर, जब वो काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री में। ठीक है, प्रोविजन और मेंटेनेंस ऑफ प्लांट सिस्टम में फैक्ट्री में सेफ है या नहीं है, ये देखता है कि अरेंजमेंट क्या है फैक्ट्री में। ठीक है, जो मतलब यूज हो रहा है ट्रांसपोर्ट, जो आर्टिकल आ रहे हैं जा रहे हैं, वो यूज हो रहा है, वो सब देखता है। ये सब ऑक्यूपायर के काम है। ये जर्नल ड्यूटीज होती है। और एक होती है, ठीक है, ये सब आपका हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। ये हो गई आपकी जर्नल ड्यूटीज। अब 7B होता है जर्नल ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर की जर्नल ड्यूटी क्या होती है? देखो, जितने भी आर्टिकल बनते हैं ना, जितने भी आर्टिकल डिजाइन होते हैं, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। द आर्टिकल इज सो डिजाइन कंस्ट्रक्शन सेफ विदाउट रिस्क द हेल्थ ऑफ वर्कर। और मैं एक तो मैंने आपको जनरल ड्यूटीज बता दी कि वो एम्प्लॉय की हेल्थ देखेगा, सेफ्टी देखेगा, वेलफेयर देखेगा जब वो काम कर रहे होंगे। ठीक है, और अब आते हैं मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ड्यूटीज में क्या आती है जनरल ड्यूटीज में? मैन्युफैक्चरर में कि आर्टिकल को डिजाइन इंपोर्ट सप्लाई कर रहा है, वो आर्टिकल सेफ है, प्रॉपर्ली टेस्टेड है, एग्जामिन हो गया है, या उससे किसी को कोई हेल्थ इशू तो नहीं हो रहा है। ये हो गई आपकी मैन्युफैक्चर ड्यूटी। तो यही क्वेश्चन आपका बेयरअप से पूछा गया है। सिंपल डायरेक्ट यही क्वेश्चन है, ये देख लो। ठीक है, 2023 में। ठीक है, ये देखो,
ये मैंने आपको बताया ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल सब्सटेंस स्टोरिंग, और ये देख रहा है ये कंडीशन कैसी है, तो देखो वही लाइन कॉपी पेस्ट की गई है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, और मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि बेयरअप से ही आते हैं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक एमसीक्यू का लेबर लो के एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक बना रही हूँ। अगर किसी को बाय करना हो तो वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन नंबर 8, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के क्या काम होते हैं ये तो आपको सबको पता ही होगा। इंस्पेक्टर कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। इंस्पेक्टर स्टेट गवर्नमेंट करती है। कैसे करती है? ऑफिशियल गजेट में ऑफिस देके नोटिफिकेशन देके करती है, ठीक है। और इंस्पेक्टर के साथ साथ कौन आ सकते हैं, ठीक है। ये एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर को कर सकती है, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर को कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर को, ठीक है। ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंस्पेक्टर। चलो अब देखते हैं आगे सेक्शन नंबर। हाँ, एक चीज और देख लो आप, ये वाला पॉइंट, एवरी डिस्ट्रिक्ट में शैल बी इन इंस्पेक्टर ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट। कोई भी डीएम वहां का इंस्पेक्टर माना जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? ये जितने भी मैंने आपको बताया, इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, ये सब कौन अपॉइंट करता है? ये अपॉइंट करती है सब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसफर का है तो ऑफिशियल बजट में नहीं देते। अब सेक्शन 9 में क्या है? पावर ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की क्या क्या पावर होती है, चलो पावर देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, इंस्पेक्टर क्या क्या कर सकता है। एग्जामिनेशन कर सकता है प्रेमाइजेस का, प्लांट का, मशीनरी का, आर्टिकल का। कोई भी एक्सीडेंट है उसको एक्सीडेंट को इंक्वायर कर सकता है, ठीक है। और प्रोडक्शन के लिए मतलब रजिस्टर मांग सकता है, कोई डॉक्यूमेंट मांग सकता है फैक्ट्री के, सीज कर सकता है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट। और ऑक्यूपायर को बोल सकता है कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑक्यूपायर से डायरेक्टली मांग सकता है, ठीक है। मेजरमेंट ले सकता है, फोटोग्राफ ले सकता है, रिकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है। विद इन एनी नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट भी ले जा सकता है चेकिंग के लिए, जैसे लग रहा है डाउट है कुछ, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको इंस्पेक्टर की ड्यूटी बता दी। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन आया है सेक्शन 10 का, सर्टिफाइंग सर्जन का। ये यहाँ से देखो, ये इन्होंने, ये देखो, ये इन्होंने यहाँ पे ये लिख दिया, जैसे सर्टिफाइंग सर्जन लिख दिया कि किस एक्ट में आता है, ये पूछ रहे हैं। और हाफ मंथली पेमेंट किस एक्ट में आती है, तो ये भी, ठीक है। और ये लाइन बाय लाइन कॉपी की गई है, ये देखो, ये देखो, लाइन बाय लाइन कॉपी पेस्ट की गई है। अब सर्टिफाइंग सर्जन किस में आता है? सर्टिफाइंग सर्जन आता है आपका सेक्शन 10 में आता है, ठीक है। सेक्शन 10 में सर्टिफाइंग सर्जन आता है। सर्टिफाइंग सर्जन का काम क्या होता है? अगर किसी को पता है तो कोई मुझे कमेंट में बताए, फिर मैं आपको बताती हूँ। और सर्टिफाइंग सर्जन को अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। सर्टिफाइंग सर्जन को जो अपॉइंट करता है ना, वो करती है स्टेट गवर्नमेंट करती है, और ये क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही होता है, ठीक है। जिसका सर्टिफाइंग सर्जन का काम क्या होता है इसमें मेंशन नहीं किया गया, ये देखो, मैं ये आप पढ़ लेना, ये मैं आपको बता दिया है। सर्टिफाइंग सर्जन क्या करता है, ठीक है। सर्टिफाइंग सर्जन का काम होता है कि वो जो फैक्ट्री में पर्सन्स होते हैं उनको चेक करता है, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्जामिनेशन करता है यंग पर्सन्स को, ठीक है। फैक्ट्री में जो अंगेज हैं उनको चेक करता है, ठीक है। ये सारी उसकी ड्यूटीज यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है। एग्जामिनेशन करता है, और पर्सन जो अंगेज है उसमें डेंजर ऑक्यूपेशन में उनको चेक करता है, ठीक है। और अगर कोई बीमारी है तो वो बताता है ऑक्यूपायर को, ठीक है, कि इसको ये बीमारी है। ये सब सर्टिफाइंग सर्जन का काम होता है, ठीक है। अब आपका आता है चैप्टर 3, हेल्थ, ठीक है। अब ये चैप्टर तो बहुत इजी है, देखो सेक्शन 11 में आता है, 11 में आता है क्लीननेस, ठीक है। क्लीननेस में क्या आता है कि जो हमारी सेक्शन 11 में क्या कहा गया है कि जो हमारा फ्लोर होना चाहिए वो एवरी वीक में एटलीस्ट एक बार तो साफ होना चाहिए। जो हमारी डस्ट है वो डेली रिमूव करी जानी चाहिए, मतलब झाड़ू लगाई जानी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और अब ये देखो, अब ये कहता है कि अगर हमारी वॉल नॉन वॉशेबल है ना, हमारी वॉल नॉन वॉशेबल है, ठीक है, तो नॉन वॉशेबल पेंटेड है और वॉशेबल पेंट को छोड़कर है, तो हम कितने टाइम में करेंगे? तो हम करेंगे 5 साल में, ठीक है। 5 साल में एक बार पेंट करेंगे। और हमारी वॉल वॉशेबल है, ठीक है, तो 3 ईयर में तो पेंट होगा, और 3 ईयर में पेंट होगा और 6 मंथ में वो वॉश होगी। इसमें ये बताया गया है, ठीक है।
इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसमें ये बताया गया है कि जितनी भी डोर और विंडो फ्रेम होंगे वुडन मेटेलिक के शटर के, वो पेंट किए जाएंगे, ठीक है, वार्निश किए जाएंगे एटलीस्ट एवरी ईयर पीरियड ऑफ 5 ईयर में, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 12, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफिलेंट, कि जो भी हमारी वेस्ट है या धूल है वगैरह, जो भी हमारा कूड़ा कचरा निकला, उसको डिस्पोजल करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए हर फैक्ट्री में, ठीक है। और इसके लिए ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, ठीक है, रूल बना सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए रूल बना सकती है। सेक्शन 13 में वेंटिलेशन और टेम्परेचर, कि मतलब वेंटिलेशन, एडुकेट वेंटिलेशन होनी चाहिए, फ्रेश एयर आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, जिससे मतलब एम्प्लॉयज़ को, फैक्ट्री के वर्कर्स को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है। सारे फैक्ट्री एक्ट में मोस्टली जो है स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है सारी चीज़, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो इसमें एक सेक्शन इम्पोर्टेंट है वेंटिलेशन में, वेंटिलेशन उसमें एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि अगर चीफ इंस्पेक्टर को लगता है कि टेम्परेचर वहाँ के फैक्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो वहाँ पे एश्योर कर सकता है, वो चीफ इंस्पेक्टर वहाँ के लिए बोल सकता है कि यहाँ के टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो उसके रिगार्डिंग रूल बना सकता है। सेक्शन 14 में डस्ट एंड फूम में, ठीक है, कि डस्ट एंड फूम को मतलब वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिफिशियल ह्यूमिडेशन, मतलब ज़्यादा अगर वहाँ पे गर्मी है या कुछ वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, तो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन भी करना चाहिए, ये है, ठीक है। आगे हम देखते हैं आगे क्या सेक्शन है। ओवर क्राउडिंग, सेक्शन 16 में आता है ओवर क्राउडिंग। देखो ओवर क्राउडिंग में क्या कह रहा है कि जर्नली जो वर्क रूम होता है ना, जहाँ पे लोग काम करते हैं, तो पहले वो क्या था कि जो जब तक ये एक्ट नहीं बना था ना, तो वो था 9.9 क्यूबिक मीटर। तो अब लेकिन अगर फैक्ट्री आफ्टर एक्ट बनी है, तो उसके बाद वो कर दिया गया 14.2 क्यूबिक 14.2 क्यूबिक मीटर, ठीक है। कि मतलब अगर वो काम कर रहे हैं एक रूम में, तो इतना स्पेस होना चाहिए कि आपस में मतलब उनको प्रॉब्लम ना हो और वो काम इजीली कर सकें। तो ये पहले था 9.9, फिर एक्ट बनने के बाद एटलीस्ट ये होना चाहिए 14.2, ठीक है। ये आपको बताया गया है। लाइटिंग, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, जो एवरी पार्ट फैक्ट्री का हर पार्ट है, उसमें जो लाइटिंग होनी चाहिए वो सफिशिएंट होनी चाहिए और सूटेबल होनी चाहिए। नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल और बोथ भी हो सकती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और लाइटिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर सकती है कि कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 18 में आता है आपका ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में क्या है, ठीक है, हर फैक्ट्री में ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, लेकिन कितने पे होना चाहिए, कितने एम्प्लॉय पे होना चाहिए, जहाँ पर मोर देन 250 वर्कर हो। ये देखो, मोर देन 250 वर्कर हो, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। और ड्रिंकिंग वाटर का सिंबल लगा होना चाहिए, जिससे सिंबल होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर का, जिससे वर्कर इजीली से समझ सके। और ये कितनी दूर पे, वहाँ से 6 मीटर तक की दूरी पे कोई वॉशिंग प्लेस, यूरिनल, लैट्रिन, स्पूटन, ये सब नहीं होना चाहिए 6 मीटर की दूरी तक पे। अब आते हैं सेक्शन 19 पे, लैट्रिन एंड यूरिनल। लैट्रिन एंड यूरिनल होनी चाहिए, ठीक है, सेपरेट होनी चाहिए, एनक्लोज होनी चाहिए, प्रोवाइड फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर के लिए अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। और वेंटिलेटेड होनी चाहिए, वहाँ पे लैट्रिन और यूरिनल में एडुकेटेड लाइट होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, ठीक है। और ये सब क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। और जो उनकी हाइट है फ्लोर और इंटरवॉल की 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये है, और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन अब आता है स्पूटन। स्पूटन होता है जहाँ पर हम थूकते हैं, तो स्पूटन होना चाहिए हर फैक्ट्री में, और हाइजीन कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। रूल कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अब ये क्वेश्चन आया था, ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है फेंसिंग ऑफ मशीनरी का। अब नेक्स्ट चैप्टर में सेफ्टी, चैप्टर 4 में सेफ्टी में फेंसिंग ऑफ मशीनरी है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो, ये भी इन्होंने सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया है कि क्या पार्ट होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अब ये देखते हैं चैप्टर 4 में, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें देखो फेंसिंग ऑफ मशीनरी में क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे सिस्टम में, ये मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ से मैं आपको ये लेक्चर कल करवा दूंगी, ठीक है।
तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।